आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पर पहुंचने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लें। एरिया को हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एरिया वेक्टर जानना जरूरी है पहले तो जैसे कोई भी सरफेस हो, तो कोई भी सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर, सबसे पहले तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ सके। ठीक है। तो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, जैसे कैसा भी शेप साइज ले लो, मान लो कैसा भी शेप साइज हो। ये समझ। जैसे मान लो ये एक सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया में कहीं भी किसी पॉइंट पर मान लो ये छोटा सा पोर्शन लिया, तो ये छोटा सा पोर्शन जो लिया, ये मान लो एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसका एरिया है डी ए। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड डी ए और डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये जिसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलेंगे, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एरिया के ही बराबर होगा और डायरेक्शन ये आउटवर्ड नॉर्मल होगा। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब ये हुआ, जैसे ये एरिया एक स्फीयर का पार्ट है, दिख रहा है ना। हाँ तो इसका डायरेक्शन अगर नीचे लेंगे तो ये स्फीयर के अंदर आएगा ना। हाँ, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं। तो आउटवर्ड मतलब सरफेस के बाहर। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है। और इस एरिया वेक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट कर दें, तब जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ सर। तो ये हुआ एरिया वेक्टर। और इस रीजन में जहां कहीं भी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एंगल थीटा है सपोज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्या है, मतलब है ध्यान से सुनना। ये तो हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन। इस मैथमेटिकल डेफिनेशन का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सिखाया था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ये बताया था ना। हाँ सर, इसमें परपेंडिकुलर था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, हाँ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो उस हाँ सर। एरिया के अलोंग है वही होगा। हाँ सर। फिजिकल sir. मीनिंग इसका मैथमेटिकल तो हो गया, डी आई मीन ई डॉट डी एस। फिजिकल मीनिंग इसका ये हो गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ एरिया, नंबर ऑफ फील्ड एंड कॉस्ट। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन हो गया। अरे हाँ सर बराबर। हाँ सर। आया समझ में? सर एक हाँ और सर। बात उसको बताना। फ्लक्स कहते हैं ना। हेलो। ये बात समझ आया? हाँ सर। सर एक और बार बताना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है था ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली, यही था। हाँ सर। तो ई डॉट डी एस का मतलब क्या हो गया? ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया। हाँ सर। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया पर के लॉन्ग ई का अरे सर माइक में सर एक मिनट सर। एरिया वेक्टर के लॉन्ग ई का कंपोनेंट ई cos थीटा हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका फिजिकल मीनिंग यही होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface in its normal direction is called electric flux। क्लियर है? हाँ सर। सर वो साइन क्या है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फाइव, फाइव 5। सब्सक्रिप्ट में ई, जल्दी से कॉपी कर लो। सर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल कैसे है? फाइव एंगल फाइव वाला सिंबल है, सब्सक्रिप्ट में ई है। सॉरी।
हो गया, आगे बढ़ो। सर एक मिनट। हाँ सर, हो गया। ठीक। ये देखो, सपोज ये एक डिस्क है, इस डिस्क से कोई मान लो L डिस्टेंस दूर ये डिस्क है R रेडियस का। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है, तो इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों ओर होगा, है ना? और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है, तो आपको इस पॉइंट चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो ढूंढना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज Q थ्रू द डिस्क as shown in figure। कोशिश करो। कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। फिर धीरे धीरे आज क्लास के लास्ट तक इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे, सॉलिड एंगल के थ्रू ओरली आंसर कैसे बता सकते हैं, बट वो एडिशनल है। पहले तो इसको कोशिश करो। सर हाँ बोलो। सर आपने जो एरिया वेक्टर में जो हेमिस्फीयर बनाया था उस पे सेंटर पे चार्ज था क्या? नहीं, चार्ज कहीं नहीं था उस पर, वो तो एरिया वेक्टर बताया था कि एरिया वेक्टर किसको कहते हैं।
ओके। चलो देखो इधर, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकालने तो आता है, जस्ट आपको समझाने के लिए। यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम एक dx थिकनेस का ये सर्कल लें, तो इस एरिया से, ये जो शेडेड एरिया है, इस एरिया के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसी E के बराबर होगी। हाँ या ना? हाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यही होगा। हाँ हाँ सर। केवल इस रेड वाले पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम लिख सकते हैं E इंटू रेड वाला एरिया DA इंटू कॉस थीटा। और Yes, इसको sir. अगर हम x इज इक्वल टू 0 से r तक इंटीग्रेट कर दें, तो इस पूरे डिस्क से कितना फ्लक्स जाएगा, मिल जाएगा। हाँ सर। कोशिश कर सकते हो या मैं कर दूं? सर कर सकते हैं। करो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल होगा क्या? मुझे नहीं आता वो साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, मुझे नहीं पता। बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझे सब नहीं आता। ये L है, ये X है, तो E क्या हो जाएगा, K Q अपॉन L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। हाँ सर। हाँ सर। DA क्या हो जाएगा, 2 पाई x dx होगा। और हाँ इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, B/H दैट इज L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ सर। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू r, so 2 पाई k q L बाहर इंटीग्रल x dx अपॉन L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द एरिया बाई 2। एरिया वाले में सिर्फ पाई एक्स डी एक्स ही होगा। क्या? एरिया वाले में सिर्फ पाई एक्स डी एक्स ही होगा ना। नहीं,
नहीं प्रोडक्ट अब ये इंटीग्रेशन में देखो तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है। हाँ सर तो क्या करो, लेट z इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो dz विल बिकम 2x dx। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, dz अपॉन z टू द पावर 3/2 होगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा z टू द पावर -3/2 +1 -1/2 अपॉन -1/2 होगा। हाँ सर दैट इज -2 अपॉन √z होगा। हाँ सर। तो ये इंटीग्रेशन का रफ वर्क है, इसको ऊपर पुट कर दो। तो ये हो गया शायद पाई के क्यू एल -2 अपॉन √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू r। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पाई के क्यू एल 2 बाहर 1/L माइनस 1/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये शायद टोटल फ्लक्स का आंसर होगा। यस सर। आया समझ में कुछ? हाँ सर। कॉपी कर लो। सर 1/L आपने कैसे बाहर लिया? फिर देखना तू करके देखो कैसे लिया नहीं लिया, पता चल जाएगा। हाँ सर समझा। सर सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर 2x का क्या हुआ सर वहाँ पे? 2x dx का मुझे नहीं पता। न्यूमरेटर। एक एक स्टेप लिखो, समझो। जब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इसके आंसर को ओरली भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसको कॉपी करो, समझो। सर किसका सर? सॉलिड एंगल। हो गया? हाँ यस सर। लिख लिया सबने? सर एक मिनट। हाँ सर।
So flux phi is equal to k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दोगे तो ये हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, l अंदर चला गया तो 1 माइनस l/√l² प्लस r²। इसी आंसर को ऐसे लिख सकते हैं। सर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो 2 का रहेगा ना। हाँ 2 आएगा, सॉरी ये सही बोला, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब ये जो ऐसे इंटीग्रेशन करके लाया, इसको सॉलिड एंगल से भी ला सकते हैं। कैसे, थोड़ी देर बाद सीखेंगे। दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी shown easily with concept of solid angle। जब सॉलिड एंगल सीखेंगे तब देखेंगे। आगे बढ़ो। सर 1 मिनट सर, एक बार जूम आउट कर देना। सर थोड़ा ऊपर लेना। हाँ सर, ओके। नेक्स्ट चलो, ये तो मैं एक बताया, एक दूसरा दे रहा हूँ, ये खुद करो। डायग्राम वायग्राम सब ड्रॉ करके दे रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। एक लाइन का क्वेश्चन लिखते हैं तो काम चलता, बट ठीक है चलो हम लोग करते हैं। ऐसे समझो, ये सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर दिख रहा है, हाँ सर। और ये सिलेंडर का एक्सिस है। सिलेंडर का टोटल लेंथ L है, और सिलेंडर का रेडियस R है। सिलेंडर के सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, तो इसके फील्ड लाइन चारों ओर होंगे। हाँ सर। हाँ सर, हमेशा हर जगह कट करें। हर जगह होगा। तो इसके सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है ये ढूंढना है। तो क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through lateral surface of a cylinder
ड्यू टू, अच्छा, सोलन फिगर, कोशिश करो। सर बोलो। आप ऊपर दिखा सकते हैं कितना किया? क्या मतलब? मतलब टेस्ट था इसलिए लेट आया। अच्छा, लेट ज्वाइन किया क्या? हाँ इतना किया, लिखा। हाँ सर। सर सिलेंडर हॉलो है ना? हाँ, हॉलो है।
आया किसी को कुछ? सर एक मिनट। इंटीग्रेशन पार्ट थोड़ा मुश्किल। हाँ सर वही मुश्किल है। देखो इधर चलो। डायग्राम ड्रॉ करें, ऐसे समझो। यहां से x डिस्टेंस पर अगर मैं ये dx थिकनेस का एक सर्कुलर पार्ट लेता हूं, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बाहर की ओर, हाँ सर। हाँ और इस ds का एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड इस पॉइंट पर, वैसे ही हर पॉइंट पर होगा बाहर की ओर। हाँ सर। हर जगह E और ds के बीच का एंगल यही थीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो इसके अक्रॉस अगर 5 मिल जाए तो इसी में मुझे x इज इक्वल टू -l/2 से +l/2 तक इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो d5 सर क्या, उसको डबल नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि आजू बाजू भी है ना। d5 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया इसका कितना लिखेंगे, इस रेड वाले का 2 एरिया pi r dx 2πr/dx इंटू कॉस थीटा। ई को क्या लिखेंगे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2πr/dx इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा b/h दैट इज r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। लास्ट टाइम जैसे आ गया, खाली आर के जगह एल था। के क्यू 2πr स्क्वायर, इधर हो गया dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ। हाँ सर। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। तो टोटल फ्लक्स मेरा हो जाएगा 2πk/q/r² इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। x इज इक्वल टू -l/2 टू x इज इक्वल टू +l/2। तो इसको कॉपी करो और फिर ये इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। सर आप एक और बार कह सकते हो -l/2 से लेके +l/2 क्यों लिया?
इस पूरे सिलेंडर को कवर करने के लिए उस पॉइंट से लेफ्ट साइड में मुझे L/2 तक जाना पड़ेगा और राइट साइड में L/2 तक जाना पड़ेगा। ओके ओके। तो टोटल सिलेंडर कवर करने के लिए -L/2 से +L/2। हाँ सर, समझा। बोलो, हो गया? सर एक मिनट। सर एक्स को r tan थीटा लिखी किया।
हाँ, वेरी गुड। देखो, पुट x इज इक्वल टू r tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan R square sec square। स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा ये r R। क्यूब sec क्यूब थीटा, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 1/r² इंटीग्रल cos थीटा d थीटा होगा। बोलो। हाँ सर। और cos का इंटीग्रल साइन, तो 1/r² साइन थीटा, और tan थीटा x/r है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h। अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। R तो p/b है तो p x upon under root of r आर square स्क्वायर plus प्लस x एक्स स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इस रिजल्ट को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्लक्स मुझे क्या मिलेगा, 2π/k/r²। तो मुझे फ्लक्स मिलेगा 2π/k/r² इंटू 1/r², x अपॉन अंडर रूट r² प्लस x², लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट +l/2, यही होगा। यस। तो 2π/k/q l/2 अगर करोगे, और माइनस, तो ये हो जाएगा l, और ये हो जाएगा अंडर रूट r² प्लस l²/4। समझे कुछ। हाँ सर। अच्छा, ये होता है 1/4πε0, तो ये हो जाएगा q/2ε0, और इधर हो जाएगा, थोड़ा ठीक कर दूं तो 2l/अंडर रूट l² प्लस 4r²। ठीक है। हाँ सर। तो हाँ और एक बार और ठीक कर दो, तो ये हो गया q/ε0 l/अंडर रूट l² प्लस 4r²। आया समझ में। हाँ सर। जल्दी कॉपी कर सर लो। वो l/2 डाला था ना। हाँ सर। सर तो 2 कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक और 2 आएगा ना। मुझे नहीं पता, कोशिश करो ठीक से। सर थोड़ा ऊपर जाइए। दिमाग तो लगाओ, कोई टू कट नहीं होने वाला। सर पिछली बार जैसे आपने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को जेड लिया था वैसे कर सकते हैं। वैसे कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर में x है नहीं, तो ऊपर में जब x नहीं है तो dx में फिर से x आ जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे इंटीग्रेशन को। उसमें ऐसा क्यों लिया था, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा था 2x dx, है ना। हाँ सर। इसमें वैसा दिख नहीं रहा है, इसलिए वैसा लेने का फायदा नहीं है।
हो गया? सर रुको। हो गया? हाँ तो जिसको कंफ्यूजन था 2 का वो क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी क्या है, बिना इंटीग्रेशन के आसानी से कर सकते हैं अगर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं तब। So this can also be done easily with the help of solid angle. सॉलिड एंगल क्या होता है? ओमेगा। क्या? ओमेगा। सिंबल थोड़ी ना पूछा तुम, ओमेगा पी थीटा जो मन करे लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। सॉलिड एंगल क्या होता है ये बताओ। सर 3D में जो एंगल जो बनता है लाइक तीनों एक्सिस के साथ, दैट इज सॉलिड एंगल। मतलब अगर एक एक्स है और एक वाई और एक जेड, अगर ओरिजिन से अगर हम लोग तीनों को अगर ये करें, अगर एक क्यूब है उनके सरफेस एरिया को ओरिजिन से अगर हम लोग सारे चारों पॉइंट्स पे अगर ये करें, द एंगल विच विल बी फॉर्म विल बी सॉलिड एंगल। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और ये जो आर है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ए अपॉन आर स्क्वायर, ये रेशियो सॉलिड एंगल कहलाता है। मतलब उसका इंटरनल एरिया ना सर? सर वो सिंबल क्या है?
ये जो एरिया है आइसक्रीम के कोन के ऊपर का टॉपिंग है, तो जो ऊपर के टॉपिंग का सरफेस एरिया है, हाँ दैट एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर ये पूरा कवर कर लेगा तो ये एक स्फीयर बनेगा आर रेडियस का। हाँ हाँ सर। तो जैसे एक पॉइंट के अराउंड प्लेन एंगल टोटल 2 पाई 360 डिग्री होता है, हाँ हाँ सर। वैसे ही एक पॉइंट के अराउंड टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। ओके सर। ओके 70। तो टोटल सॉलिड एंगल around a point by surface enclosed is always equals to 4 पाई। सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ इसका मतलब समझो, इतना ये नहीं है। जैसे एक पॉइंट के अराउंड में कोई भी शेप बनाऊं, सर्कल बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, रेक्टेंगल बनाऊं, रैंडम हेक्सागन बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, लेकिन क्लोज्ड अगर है तो जितना भी एंगल पॉइंट पर बन रहा है सबका सम हमेशा मिला के 360 ही होगा, हाँ सर। हाँ चाहे कोई भी शेप हो, यस सर। सर्कल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, इरेगुलर हो, सर्कल हो, कुछ भी हो। हाँ ठीक वैसे ही कोई भी पॉइंट के चारों ओर अगर हम सरफेस एरिया इंक्लोज करते हैं तो एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, तब तो स्फीयर दिखेगा, अदरवाइज टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है हाँ ना। तो सारे के सॉलिड एंगल का सम, टोटल सॉलिड एंगल का सम हमेशा 4 पाई ही होगा। 720। ओके। क्लियर तो है? सर कोई भी 3D स्ट्रक्चर रहेगा उसका टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होगा, मतलब वैसे ही ना मतलब मैं कैसा भी रैंडम शेप साइज ड्रॉ कर लूं, कैसा भी रैंडम शेप साइज ड्रॉ कर लूं, अगर ये क्लोज्ड वॉल्यूम है, क्या है, क्लोज्ड वॉल्यूम है, लाइन नहीं वॉल्यूम, समझो। ओके ओके। अच्छा लाइन होता है तो एरिया बनता है, हाँ और हाँ क्लोज्ड एरिया होता है तो वॉल्यूम बनता है। ओके ओके सर फिर से बोलो ना सर। क्लोज क्या? क्लोज लाइन। क्लोज्ड लाइन होता है तो एरिया बनता है अंदर में, हाँ। और क्लोज्ड एरिया होता है तो वॉल्यूम बनता है अंदर में, है ना। तो ये सरफेस एरिया है, वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, समेशन ऑफ डी सिग्मा इज ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई फॉर क्लोज्ड सरफेस, है ना। चलो इसको पहले कॉपी कर लो। सर कभी भी ओपन सरफेस नहीं होगा ना? ओपन होगा, क्यों नहीं होगा, बट टोटल सॉलिड एंगल उस केस में 4 पाई नहीं होगा। हाँ। जैसे हेमिस्फीयर है तो 2 पाई होगा, ओके। है ना। हाँ सर। मतलब कंडीशन के हिसाब से वो चलो कॉपी करो। सर हाँ, सर एरिया जो है वो कोन के ऊपर के सर्कल का लेना है कि स्फीयर का लेना है? स्फीयर का, सर्कल का नहीं। तो एरिया सर वो जो खाली हेमिस्फीयर का नहीं था ना, पूरे स्फीयर का था। वो जो
तुम लोग समझ, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो सर ऊपर का सरफेस एरिया था ना, मतलब खाली ऊपर का हेमिस्फीयर का, सरफेस एरिया है जहाँ लाल से क्रॉस किया हुआ है वही सरफेस एरिया है। बस उतना। वो हेमिस्फेयर नहीं है, हेमिस्फेयर होता तब तो 4 पाई है, उसका सेंटर यहाँ, अगर ये हेमिस्फेयर होता तो इसका सेंटर यहाँ होता ना, हाँ तो ये हेमिस्फेयर नहीं है। हाँ सर वही पूछ रहा था। तो उस तरीके। अरे बेवकूफ, सर्कल का पार्ट होता है ना, सब कुछ सेमी सर्कल थोड़ा ना होता है। अच्छा सर्कल का पार्ट हो क्या? अरे कंफ्यूज हो सर्कल गया है, सर सुन तो वही। बेटा, तो जैसे सर्कल का पार्ट हो, सर्कल का हर पार्ट सेमी सर्कल थोड़ा ना होता है, तो स्फेयर का हर पोर्शन हेमी स्फेयर थोड़ा ना होगा। ये सरफेस का एक पोर्शन है। हाँ, ये यहाँ तक आता ओके। ऐसे, तब जाके ये हेमी स्फेयर कहते हैं, ये स्फेयर का एक पार्ट है। आर रेडियस के स्फेयर में से एक छोटा पोर्शन कट किया हुआ है। हाँ सर समझा, अभी समझा। हो गया? नहीं सर। सर तो इसको मदद से कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, लिख लिया पहले। हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट। आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। थर्ड, फाइंड टोटल फ्लक्स of a charge q through any enclosed area। क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझा होगा। हाँ सर। सपोज ये चार्ज q है, जैसा भी लिख लो स्मॉल q है, तो ये किसी भी सरफेस एरिया के अंदर क्लोज्ड है, तो इससे फ्लक्स निकलेगा ना। हाँ
तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, यही पूछा है। समझ आया क्या पूछा है? हाँ सर। कोशिश करो 2 मिनट में। चलो देखो इधर, कहीं भी ले लो, मान लो मैं यहीं पे ले लिया, यहीं पर एक छोटा सा एरिया डीए ले लिया, तो ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया डीए। कोई भी डिस्टेंस आर डी थीटा पर, तो केवल इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, ध्यान से सुनेगा सब, केवल इससे जो फ्लक्स निकल रहा है डी फाई, इसको मैं लिखूंगा E इंटू डी ए। हाँ सर। अच्छा, इसके E को लिखूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू इस हाँ सर। डीए को क्या लिखूंगा, तो आर स्क्वायर इंटू डी सॉलिड एंगल।
देखा था ऊपर, बराबर सर, हाँ स्क्वायर क्यों है, फिर से बोलोगे है ना? सर? हाँ बोलो। आर स्क्वायर, फिर से बोलोगे? सर आर स्क्वायर तो वैरी करेगा ना। हाँ वेरी करेगा, तो मैं उस पॉइंट पे कह रहा हूँ, हर जगह वेरी करेगा। मैंने जहां पर लाल लिखा है सिर्फ उतनी जगह की बात कर रहा हूँ, ओके सर। इसलिए D5 लिखा। तो अब ओके हाँ सर। यहाँ पर ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो K इंटू क्यू इंटू डी सिग्मा, K कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट। तो ध्यान से देखोगे तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, K इंटू क्यू इंटू इंटीग्रल ऑफ डी सिग्मा। 0 से 4। हाँ सर, 0 से 4 पाई। तो ये 0 से 4 पाई नहीं, ये इंटीग्रल ऑफ डी सिग्मा का मतलब सम टोटल ऑफ सॉलिड एंगल 4 पाई। अच्छा हाँ, वो डायरेक्ट 4 हाँ पाई। 4 पाई के क्यू। ओके सर, समझा। अब K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा सर। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो फाइनली ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? हाँ सर। तो ये एज अ रिजल्ट याद रख लो, किसी एक चार्ज से टोटल फ्लक्स इतना ही होता है ना? सर कोई भी इरेगुलर सरफेस के लिए या रेगुलर सरफेस के लिए भी? रेगुलर इरेगुलर कुछ भी हो, टोटल। अरे क्लोज्ड होना चाहिए ना सर, हाँ क्लोज्ड होना चाहिए ना वो, एनक्लोज्ड सर। सरफेस को छोड़ो ना, चार्ज से इतना ही फ्लक्स निकलता है। क्लोज होगा तो सारा फ्लक्स पास करेगा, क्लोज नहीं होगा तो कम करेगा, बट टोटल फ्लक्स तो इतना ही होगा ना। अच्छा हाँ सर। यस सर। तो टोटल फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है? हाँ सर। और देखा ये शेप साइज सब कुछ से इंडिपेंडेंट आया, तो ये हाँ आप सर, ये सबसे इंडिपेंडेंट है। ये एक रिजल्ट याद करो। अच्छा सर किससे इंडिपेंडेंट आया सर, फिर से बोलेंगे? क्या? सर सुना ही इधर शेप। सब कुछ से इंडिपेंडेंट आया ना, केवल क्यू पर डिपेंड करता है। तो कोई एक क्यू चार्ज टोटल कितना फ्लक्स ओरिजिनेट करता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करता है। ये हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। आया समझ में? हाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, ठीक है? सर लिखना है। टोटल फ्लक्स लिखा ही तो ऊपर तो लिख ही दिया, प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज हो गया। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, लिख लिया है सबने? नहीं सर, सर। वो डायग्राम एक बार बताओ। हो गया सर। सर एक मिनट। सर क्यूब पॉइंट चार्ज है ना? हो गया? यस सर। हाँ सर। अब देखो
relation between half angle and solid angle. हाफ एंगल और सॉलिड एंगल का क्या मतलब है, एक बार समझो। जैसे सपोज ये एक डिस्क है, ये डिस्क इस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है ये मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल के डेफिनेशन से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सरफेस एरिया होगा, दिस सरफेस एरिया अपॉन ये R है, ये L है, अगर तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऐसा। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से देखेंगे तो क्या होगा, दिस सरफेस एरिया अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा सॉलिड एंगल। 2 pi r square upon r square plus h. हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो ये निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है ये कितना होगा किसको पता। ये जो ब्लू से शेडेड एरिया है, ये सरफेस एरिया जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो हम ये सॉलिड एंगल निकाल ही नहीं सकते हैं। पर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया अरे बेवकूफ, अरे हेमिस्फीयर नहीं, ये नहीं है, कितनी मतलब कैसे है। हेमिस्फीयर तब होता जब ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट O है वो यहाँ पर होता, तब हेमिस्फीयर होता ना। समझा कुछ। ओके। हेमिस्फीयर नहीं है, ये बात समझ आ रही है। जी सर। हाँ सर, पक्का। पक्का सर। तो अब इसका सॉलिड एंगल कैसे निकालें, तो देखो, तो ये बात तो समझ में आया कि सॉलिड एंगल के लिए मुझे वो एरिया ढूंढना है। एरिया मिल गया तो हमारा काम चलेगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या करो, ऐसे करो, अच्छा कलर लूं, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। ये जो एक एक करके स्ट्रिप है, ऐसा ब्लैक वाला स्ट्रिप, ये सब सर्कुलर स्ट्रिप होगा। हाँ हाँ सर। तो ऐसे ब्लैक वाले सर्कुलर स्ट्रिप के एरिया को अगर हम ऐड करते जाएं तो मेरा काम चलेगा। यस सर। सर्फेस रिक्वायर्ड सर। हाँ सर। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि ये जो ब्लैक स्ट्रिप है, इस ब्लैक स्ट्रिप का रेडियस अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ देखते चलो। तो क्या करते हैं, यहां से सब लोग ध्यान से देखेगा, थीटा एंगल पर कोई डी थीटा सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ से थीटा एंगल पर कोई डी थीटा सेगमेंट अगर ले लेते हैं
तो अब इसको उसमें तो समझाना है ना, तो एक काम करो, ये तो समझाने के लिए आर एल ये सब किया था, अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं, रुक जाइए, आपका थोड़ा लाइफ आसान हो जाए इसलिए। तो इस लेंथ को ये जो ब्लू वाला रेडियस वेक्टर है इसको मान लो आर कह देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। वो अगर हमारा आर है तो सब कुछ अब आर के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ अगर हम आर के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसका जो विड्थ होगा ये होगा आर डी थीटा, हाँ सर। हाँ सर। और इसका जो रेडियस ये होगा आर साइन थीटा। और ओके सर। तो ये ब्लैक वाले का एरिया डी ए ये मेरा हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। हाँ सर। अच्छा, तो ये ब्लैक वाला मेरा हो गया 2 पाई r² साइन थीटा डी थीटा। यस। इसको अगर हम दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो ये हो गया 2 पाई r² इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। 0 टू थीटा का मतलब है कि ये जो आपका सर्कुलर बेस दिख रहा है हाँ सर। इसका प्लेन एंगल, टोटल प्लेन एंगल थीटा है। हाँ हमारा पर्पस है कि ये प्लेन एंगल थीटा मालूम हो तो ये पूरा सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं ये हमारा पर्पस है। तो यस प्लेन एंगल थीटा निकालने तो सबको आता ही यस। है ना? tan theta r में ये बोलता है। देखो, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, साइन का इंटीग्रल कॉस होता है यस तो ये हो गया 2 पाई r² cos 0 1 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा टोटल एरिया हो गया। हाँ सर। अब अभी हम लोगों ने सीखा था कि सॉलिड एंगल इज टोटल एरिया अपॉन r², हाँ सर 8। हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर जितने क्वेश्चन किए थे हम लोग ना सब ओरली कर सकते हो, और इसके आगे भी बहुत हाँ सारी सर। बताऊंगा। तो ये सॉलिड एंगल का मेरा फॉर्मूला मिल गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ की थीटा इस कोण का प्लेन हाफ एंगल है। ये रिलेशन याद रखो, आगे आने वाले बहुत चैप्टर में इवन ग्रेविटेशन में भी काम आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा में ब्रो वही है देख। ब्रेक करके सोच, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता उतना। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंड प्लेन एंगल। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही काम का फॉर्मूला है जो आपके बहुत सारे लाइफ को आसान बना देगा। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर दिखाता हूँ आपके लाइफ को ये कैसे आसान बनाया। सर हेडिंग दिखाओ ना। सर हाफ एंगल मतलब? दिख रहा है ये थीटा कोण का आधा प्लेन एंगल है।
है ना, तो हाफ एंगल है वो। मतलब कोण अपने वर्टेक्स पर जो प्लेन एंगल बनाता है उसका आधा है ये। हो गया? नहीं सर। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब ध्यान से देखो जरा, आपको क्या करना है, दो चीज याद रखना है। एक, कि किसी भी चार्ज से टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ सर। और दूसरा हाफ एंगल सॉलिड एंगल में ये रिलेशन होता है। हाँ ओके। सर। पक्का? यस सर। आपका हाँ सर। अब देखो, इन दोनों बातों को अगर याद है तो जो जो क्वेश्चन किए हैं या इसके आगे अगली लेक्चर में और भी करेंगे बहुत, कैसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला वाला था, डिस्क से कितना जाता है ऐसा, हाँ है ना? सर। देखो अब फर्स्ट वाला जो था उसको देखो, कोशिश करते हैं उसको ओरली बताने का। ऐसा एक डिस्क था, यस सर। डिस्क का रेडियस दिया हुआ था R, हाँ सर। कैपिटल R लिखा था, जैसा था वही लिखते हैं, कैपिटल R लिखा था, हाँ सर। डिस्टेंस चलता। और पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q लिखा था और डिस्टेंस L लिखा था, यही कहानी थी। हाँ अब सोचो कि इस पूरे चार्ज से जितना फ्लक्स निकलेगा वो टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर। होगा। हाँ सर। और ये हाँ। टोटल फ्लक्स 4 पाई सॉलिड एंगल में होगा। हाँ सर 4 में क्यों होगा? इसमें तो सर एक तो वो नहीं है ना। ये टोटल फ्लक्स 4 पाई हाँ सर। सॉलिड एंगल में होगा, तो हाँ यूनिट सर। सॉलिड एंगल में इतना होगा। हाँ तो सर।
अगर मुझे ये वाला सॉलिड एंगल मिल जाए, अगर मुझे ये वाला सॉलिड एंगल मिल जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ सर हाँ समझा। सर। हाँ सर। देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, और ये वाला सॉलिड एंगल क्या होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अभी सीखा था। हाँ सर। और उसका थीटा क्या होगा, ये होगा हाँ आर सर। हाँ सर। हाँ सर, तो कॉस थीटा हो जाएगा एल अपॉन सर अंडर एच रूट। स्क्वायर अपन 2/2 एच एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बी बाई एच, दैट इज एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आंसर आया था। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर 2 नहीं था? ठीक से देख, टू हाँ था ब्रो, एंड में लिखा था। एंड में बोला फॉर्मूला में 2 नहीं था पर सर, एंड में मैंने 2 बोला था सर आपको। अरे वो के को 1/4 पर तुम लोग लिखता भी कम है बैठ। क्या बच्चा है यार, हाँ सर आया था। क्या पढ़ाऊं मैं, सर सर आया था 1 सर, माइनस भी नहीं था। भाग जाऊंगा मैं तुम लोग को छोड़ के। सर 1 माइनस भी था सर, पूरा कंप्लीट डिट्टो था सर। सर डिक्टेट होता है सर, वो लोग ने लिखा नहीं रहेगा बराबर। और ऊपर जाओ सर, ये रहा हाँ सर। ऊपर नीचे सब गया मैं, दिखा। हाँ सर अभी वो सिलेंडर वाले का। हाँ हाँ सब दिखाता हूँ, घबराओ मत। दिखाता तो मैं और 10 और दिखाता, बट ऐसा मूड खराब कर दिया कि अब कुछ दिखाने का मन नहीं करता। खुद कर लो ना सर होमवर्क। हाँ होमवर्क में खुद कर लो कह दूंगा मैं। चलो सिलेंडर वाली कहानी देखो, दोबारा मेहनत नहीं करूंगा मैं, उस डायग्राम को कॉपी कर देता हूँ। अरे सर इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स है ये पूछा था। जी सर। हाँ सर। सुनो मेरी बात, इसको 1 कह देते हैं, इसको इस सरफेस को 2 कह देते हैं, और कर्व सरफेस को 3 कह देते हैं। तो जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो यही 3 जगह से पास कर सकता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब सुनना ध्यान से, नहीं तो मार डालूंगा मैं। तो टोटल फ्लक्स निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर। ये या तो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 का सम होगा। हाँ सर। मुझे क्या ढूंढना है, 5-3। तो सिमेट्रिकल जैसा है उससे ये समझ में आता है phi1 phi2 सेम होगा। यस। हाँ हाँ सर। तो हाँ मैं phi3 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ phi1। हाँ सर। हाँ सो Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब phi1 को देखो तो सेम स्टोरी, हाँ सर ऊपर वाला है। ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो phi1 कितना हो जाएगा, Q/2 E नॉट। Q अपॉन ई नॉट। 2 बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल हो गया, अपॉन 1/4 पाई हो गया, इंटू सिग्मा हो गया। हाँ सो Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सर ऊपर जो किया था वही लिख देते। टू सिग्मा अपॉन पाई, ऐसा। हाँ सर। अच्छा, so phi3 will become Q by epsilon naught common
1 माइनस सिग्मा अपॉन 2 पाई। हो गया ऐसा? हाँ यस। हाँ सर। तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 पाई। सिग्मा क्या था? 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 माइनस cos थीटा, माइनस cos 2 थीटा पाई कट जाएगा। सर L/2 अपॉन R L स्क्वायर 1 भी कट हो जाएगा सर। नॉट इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ कॉस थीटा क्या होगा इस डायग्राम में? देखो सर L/L स्क्वायर बाय 4 प्लस R स्क्वायर। दैट इज L/2 अपॉन अंडर रूट इतना बड़ा कहानी। हाँ सर। हाँ हाँ सो L/2 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। ये हाँ सर। सब हटा दो तो QL अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। यही आंसर आया था। यस हाँ सर। तो ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझने का फायदा ये है कि इससे थोड़ी लाइफ, एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है बट लाइफ आसान हो जाती है। हाँ सर। ठीक है? यस सर। हाँ सर, थोड़ा ऊपर ले लो ना। सर आप 5-1 बता सकते क्या है सर सेकंड वाले में? हाँ सर, हो गया। 5-1 और 5 क्या? साइड सर का जो सर। Q बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग ने लिखा है 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3। 5-1 और 5-2 क्या है वो तो बता सकते हैं? 1-2 लिखा हुआ दिख रहा है कहीं? अच्छा हाँ सर 5। सिलेंडर के उस बेस से जो फ्लक्स गया 5-1, इस बेस से जो फ्लक्स गया 5-2, कर्व सरफेस से जो फ्लक्स गया 5-3। ओके ओके सर। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। जिसका जिसका हो जाए कॉपी जा सकते हो। आज के लिए इतना ही। SC वर्मा में सेकेंड चैप्टर है गॉस लॉ, है ना? हाँ सर। उसमें देखोगे गॉस लॉ चैप्टर होगा, उसका फर्स्ट 12 क्वेश्चन कर लीजिए, होमवर्क है। हाँ सर। ठीक है, चलो कॉपी करते चलो, जिसका हो जाए निकलते चलो।